शादी में अचानक एक आदमी बच्चा लिए आया और दुल्हन पर चिल्लाया, अनरान, हमारा बच्चा भूखा है, शादी रोको। मैंने देखा वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए अनरान को घूर रहा था। मेहमानों में खलबली मच गई और मैं सुन रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मुमकिन नहीं है। मैंने कांपते हाथों से अनरान की ओर हाथ बढ़ाया। ये कोई गलतफहमी है। पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो मंच से उतरी और उस आदमी से बच्चा ले लिया। वो इतनी सहज थी जैसे ये रोज का काम हो। मेरे दिमाग में जैसे कुछ फट गया। मुझे याद आया कि हाल ही में अनरान से दूध की महक आती थी। मुझे लगा नया परफ्यूम है, पर कभी नहीं सोचा था कि उसका किसी और से बच्चा है। अनरान। मुझे उम्मीद थी कि वो सफाई देगी, और उसने मुड़कर देखा तो चेहरे पर सिर्फ बेरुखी और चिड़चिड़ापन था। किफिंग। मैंने सिर्फ जिम्मेदारी के लिए शादी की थी। अशाओ के आते ही मुझे लगा मैं सिर्फ उसी की होना चाहती हूँ। उसने घूंघट फेंक दिया और बच्चे वो उस आदमी के साथ चली गए। मैं टूट गया और चिल्लाकर पूछना चाहता था कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया और तमाशा क्यों बनाया। मैं आगे बढ़ता, उससे पहले अनरान के माता पिता दीवार बनकर खड़े हो गए। पापा, मम्मी, मैंने कहना चाहा, पर उसकी माँ ने टोक दिया। किफेंग, अब अनरान तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हमें मम्मी पापा मत बुलाओ। मेरी बात गले में ही अटक गई और चेहरा फक पड़ गया। मैं दंग था। क्या आप लोग ये सब पहले से जानते थे? किसी और के साथ चक्कर? जबान संभालो। अनरान की माँ ने घूरा। क्या सिर्फ मर्दों को गलती का हक है? औरतें कुछ नहीं कर सकती? तुम सिर्फ रिश्ते में थे, उसे कोई और पसंद आ गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? खुद को बेचारा मत समझो। मेरी बेटी की कंपनी बड़ी होने वाली है और तुम बस एक मामूली लड़के हो। क्या तुम उसके लायक हो? उन्होंने तिरस्कार से कहा। समझदारी होती तो उसे पहले ही छोड़ देते। गलती तुम्हारी है। औकात से बड़े सपने देखे और हमारे रिश्तेदारों को परेशान किया। अब सब साफ है, तो दावत और गाड़ियों का सारा खर्चा तुम्हें ही भरना होगा। मेरा खून खौल उठा और मुट्ठियां गुस्से में भिंज गईं। अब समझा। उसे लगने लगा था कि मैं उसकी कामयाबी के लायक नहीं हूं। पर क्या उसे नहीं पता कि उसकी कंपनी किसकी बदौलत है? अगर मैं न होता, तो उसकी कंपनी का वजूद तक नहीं होता। शेयर बाजार में लिस्ट होना तो बहुत दूर की बात है। मैंने इस शादी के लिए कितनी मेहनत की। उसके रिश्तेदारों को बुलाया, पर अब वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। किफिंग, अगर मर्द हो तो अनरान का पीछा छोड़ दो। इस तरह पीछे पड़े रहना तुम्हें और भी बुरा बना देगा। हम तो सिर्फ वो शाओ को दामाद मानते हैं। उम्मीद छोड़ दो। मैंने सबको देखा। वे सब जानते थे, सिर्फ मैं बेवकूफ बना रहा था। मेरा दोस्त लड़ने बढ़ा, पर मैंने रोक दिया। जो सिर्फ पैसे को सब कुछ मानते हैं, उन्हें समझाना वक्त की बर्बादी है। मैं वहां से मुड़ गया। तभी एक दोस्त ने हिचकिचाते हुए पेन ड्राइव दी। किफिंग, तुम्हें ये देखनी चाहिए। मैंने कंप्यूटर में लगाया, तो उसमें शादी का वीडियो नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। अनरान कहती थी उसे रसोई के धुएं से नफरत है, पर उस पेन ड्राइव में वो दूसरे आदमी के साथ रसोई में हजारों प्यार भरे पल बिता रही थी। वे साथ में खाना बना रहे थे और हर सीन मेरी आंखों में चुभ रहा था। वीडियो 6 साल पुराना था, जितना हमारा रिश्ता। मुझे याद आया कैसे मैं उसके लिए खास चीजें ढूंढता और उसकी कंपनी के लिए दिन रात एक करता था। मुझे लगा हम भविष्य बना रहे हैं, पर वो किसी और के साथ खुशियां बांट रही थी। सबसे बुरा तब लगा जब पता चला कि जब मैं काम के लिए अपनी सेहत खराब कर रहा था, तब वो उस आदमी के बच्चे को जन्म दे रही थी। 6 साल के प्यार के बदले मुझे सिर्फ झूठ और धोखा मिला। क्यों अनरान? मैंने दांत पीसते हुए अंगूठी को देखा जो अब खंजर सी चुभ रही थी। मैंने खुद को संभाला और फोन किया, दादाजी, शादी रद्द है। आज से क्यों परिवार के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म। मैं जल्द वापस आकर कंपनी संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, दादाजी ने चिंता से पूछा। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। जल्द मिलूंगा। मैंने फोन काटा ताकि रो न पड़ूं। फिर घर जाकर अपना सामान समेटने लगा। तभी मेरी नजर किसी और मर्द के सामान पर पड़ी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनरान उस होशाओ को घर भी ले आई थी। मुझे याद आया उसने शादी से पहले साथ रहने से मना किया था और मुझे होटल भेज दिया था। मैंने उसकी बात मानी, पर वो पीठ पीछे किसी और को घर ला रही थी। मुझे मानना पड़ा कि वो मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ रहना चाहती थी। वो मुझे बेवकूफ बनाकर अपना राज छिपा रही थी। मैंने आधे घंटे में अपना सामान पैक कर लिया। काम वाली आंटी ने पूछा, साहब, आज तो शादी है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, शादी टूट गई है, अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। चाची झांग हैरान थी। फिर उनकी आंखों में हमदर्दी दिखी। मुझे समझ आ गया कि उन्हें भी वो शाओ के बारे में पता था। जब अनरान किसी और को घर लाती थी, तो नौकरानी को तो पता होगा ही। ये सोचकर कि सब जानते थे सिवाय मेरे। मुझे लगा मैं झूठ की दुनिया में था। मैं वहां से निकलना चाहता था कि तभी नीचे से हंसी की आवाजें आईं। अनरान वापस आ गई थी। ठंड थी। उसने मर्द का कोट पहना था और गोद में बच्चा था।
बगल में खड़ा आदमी सामान लिए था, एक सुखी परिवार की तरह। अनरान इतनी कोमल कभी मेरे लिए नहीं थी। मेरे दिल में टीस उठी और मैंने हुओ शाओ को देखा। हुओ शाओ उसका पूर्व प्रेमी था, जिसने मुश्किल वक्त में उसे छोड़ दिया था। सोचा नहीं था कि वे फिर साथ होंगे। अनरान ने मुझे देखा तो खिठक गई और उसके माथे पर शिकन आ गई। वो मुझे घर पर देखकर हैरान और परेशान थी, जैसे शादी में वो बिना माफी मांगे भाग गई थी। अब भी उसका कुछ समझाने या माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। सहकर्मी भी वादा तोड़ते हैं तो वजह बताते हैं, पर 6 साल के रिश्ते के बाद क्या मैं एक सफाई का भी हकदार नहीं? अनरान, तुम मुझे इतना नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? ओ शाओ आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर गू, माफ करना, आज हमारी वजह से शादी रुक गई। अनरान मेरे और बच्चे के साथ थी। मैं खास तौर पर माफी मांगने आया हूँ। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। उसकी मासूमियत देख मुझे पेन ड्राइव की बात याद आई। जरूर इसी ने पेन ड्राइव बदली होगी जब वो मुझसे टकराया था। सिर्फ उसने ही उसे छुआ था। वो मुझे नीचा दिखाकर जीत का जश्न मना रहा था और अब झूठी शराफत दिखा रहा था। मैंने बेरुखी से कहा, बड़ी मेहनत की, इंसान भगा ले गए और अब माफी मांगने घर आए हो। वो घबराकर अनरान को देखने लगा। अनरान ने उसका हाथ थाम लिया और मुझसे गुस्से में बोली, गुकीफेंग, गुस्सा मुझ पर निकालो। मैंने तुम्हें छोड़ा है, मैंने धोखा दिया है। इसमें अशाओ की कोई गलती नहीं है। वो अकेले बच्चा संभालता है, उसकी सेहत ठीक नहीं, तुम्हारी बातें नहीं सह पाएगा, तो वो उसकी परवाह करना जानती है। मुझे लगा मेरे दिन में बर्फीली हवा भर गई हो। मुझे लगा था शादी हम दोनों का सफर होगा, पर हकीकत में सब मैंने अकेले संभाला। शादी के दिन बीमार होने पर भी मैं काम करता रहा ताकि मेहमानों को इंतजार न करना पड़े, पर उसे मेरे मरने जीने या मेरी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे मुंह से निकल गया, अनरान, क्या तुमने पूछा कि मैंने शादी का तमाशा कैसे संभाला? उसने लापरवाही से कहा, तुम कोई बच्चे नहीं हो, नहीं अशाओ जैसे नाजुक। तुम कॉर्पोरेट में हो, ये सब संभाल सकते हो। उसकी बेरुखी में मुझे फटे कपड़े जैसा महसूस कराया। हुओ शाओ ने दिखावे के लिए उसे शांत किया और मासूम चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखने लगा। मिस्टर गू, अनरान शांत है पर मेरे लिए भावुक हो जाती है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी यादों में अनरान हमेशा पत्थर दिल रही है। कोमलता से उसका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। कॉलेज में जब उसने मेरी मदद की थी, तब वो थोड़ी नरम लगी थी और मैं उस पर मर मिटा। मुझे लगा मेरी मोहब्बत की गर्मी इस बर्फ को पिघला देगी। जब कंपनी लिस्ट होने वाली थी, उसने खुद शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे लगा मेरी तपस्या सफल हुई, पर वो पत्थर दिल नहीं थी। बस उसकी कोमलता कभी मेरे लिए थी ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि 6 साल किस चीज के पीछे भागा। हुओ शाओ बोला, हमारा बच्चा है, प्यार में सच्चाई टिकती है। अब उसे मुझे वापस कर दीजिए। बच्चे को माँ की जरूरत है। लगा जैसे मैं ही घर तोड़ रहा हूं। अनरान ने कहा, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। फिर मुझसे बोली, किफेंग, तुम्हें प्रपोज करना मेरी गलती थी। मैं बस एहसान चुकाना चाहती थी। मुझे लगा समझौता कर लूंगी, पर शाओ के आते ही लगा मुझे सिर्फ वही चाहिए। हुओ शाओ ने राज खोलते हुए कहा, मैं विदेश में था, पर हम हमेशा संपर्क में थे। उसने चालाकी से कहा, वह तुम्हारे साथ सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए थी। मैं दूर था तो सोचा कोई उसकी देखभाल करे, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वे दोनों गले लग गए और ये मेरे दिल में खंजर सा चुभा। मैं गुस्से में हंसा, तो मैं बस एक खिलौना था। तुम अपनी बेवफाई को इतना महान बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 10 साल का साथ और अब तुम इसे समझौता कह रही हो। कंपनी लिस्ट होने वाली है और मेरा इस्तेमाल खत्म, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम इतनी बेरहम हो? मैंने उसकी इंसानियत जगाने की आखिरी कोशिश की, पर उसने नफरत से कहा, किफेंग, तुम्हारा पीछे पड़े रहना घटिया लग रहा है। जब तुम मेरा फायदा उठा रही थी, तब ये क्यों नहीं कहा मेरा प्यार खत्म हो गया? मैंने उसका असली चेहरा देख लिया। पत्थर को हीरा समझने की गलती अब नहीं होगी। ठीक है, शादी रद्द, मैंने निराशा और फैसले के साथ कहा। अनरान ने तिरस्कार से कहा, अब यहां मत पड़े रहो, मेरे घर से निकल जाओ। हुओ शाओ लालच और झूठी हमदर्दी से बोला, अनरान, वह बेचारा जाएगा कहां? मैं मन ही मन हंसा।
देखूंगा कंपनी मेरे बिना कैसे टिकती है। अनरान ने होशाओ से कहा, तुम बहुत नरम दिल हो। वो अनाथ है, भीख मांग रहा होता अगर मदद न मिलती। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? उसने ताना मारा। हमारा कोई मेल नहीं था। मैं बस इस कंधार के साथ गुजारा कर रही थी। मैं उसे देखता रहा। दिल में गहरा दर्द था। तो ये थी उसकी मेरे बारे में कड़वी सच्चाई। हाँ, मैं अनाथ था, पर मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मेरा परिवार मेरा है। सोचा था शादी के बाद बताऊंगा, पर उसने मौका नहीं दिया। मेरी सारी मेहनत उसकी नजरों में बेकार हो गई। उसने मेरा आत्मसम्मान मिट्टी में मिला दिया। हुओशाओ ने बेरुखी से कहा, जब वो तुम्हें नापसंद करती है, तो यहां से चले जाओ। मैं इस घर का ख्याल रखूंगा। उसकी आंखों में हवेली के लिए लालच था। अगर पहले वो नाटक था, तो अब ये सीधा उकसावा था। मैं भी स्वाभिमानी आदमी ही, किसी तीसरे से बार बार अपमान क्यों सहूं? मैंने पलट कर कहा, घर मैंने सजाया है और ये मेरी पसंद का है। तुम दूसरों की पत्नी छीन सकते हो, तो यहाँ रहने में शर्म कैसी? उम्मीद है तुम्हें सुकून मिलेगा। हो श्याओ का चेहरा उतर गया और वह बेचागी से ची अनरान को देखने लगा। वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं सूटकेस लेकर चल दिया। पीछे से उसकी आवाज आई, कोई बात नहीं, मैं ये सब तुड़वा कर तुम्हारी पसंद का नया बनवा दूंगी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। मेरी मेहनत का फायदा कोई और क्यों उठाए? घर ही नहीं, उसकी कंपनी के लिए किया सब कुछ मैं वापस लूंगा। मैं सीधा घर नहीं गया, बल्कि होटल में रुका। हमारे आर्थिक मामले अभी सुलझे नहीं थे और मुझे सब ठीक करने के लिए समय चाहिए था। इससे पहले किसी को गू परिवार से मेरे रिश्ते का पता न चले, ताकि अलग होने में कोई बाधा न आए। मैंने रात भर जागकर संपत्ति के कागजात तैयार किए। सुबह तक आंखें थक चुकी थीं। मैं आराम करना ही चाहता था कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ची अनरान की आवाज सुनकर मेरा मन बात करने का नहीं था, पर वो दरवाजा पीटती रही। उसमें तमीज नहीं थी, पर मुझे मर्यादा का ख्याल था। मजबूरन दरवाजा खोला और बाहर खड़े उन दोनों को फेंकी नजरों से देखा। मैंने उससे पूछा, क्या काम है? उसने मुझे इतना बेरुखा कभी नहीं देखा था। वह गुस्से में बोली, गु किफेंग, तुम इतने चालाक हो? क्या शादी वाली बात तुमने फैलाई है? क्या सोचा है इसका हम पर क्या असर होगा? तुम कितने गिरे हुए हो? मैं सन्न रह गया। फिर समझा कि वह क्या कहना चाह रही है। तुम्हारा मतलब, तुम्हारा शादी से भागना सबको पता चल गया है? लोग अंधे नहीं थे? क्या उन्हें कुछ दिखा नहीं? अगर बदनामी का डर था, तो ऐसा काम ही क्यों किया? अब जब कर लिया है, तो नतीजे भी खुद भुगतो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने गलत इंसान चुनकर 6 साल बर्बाद किए और अपमान सहा, तो मेरा बोझ कौन उठाएगा? मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, पर होशियार ने पैर अड़ा दिया। बोला, बू साहब, गलती मेरी है, पर अनरान की कंपनी और साख का सवाल है। क्या आप सफाई दे सकते हैं? तभी अनरान ने धक्का देकर दरवाजा खोला और चिंता से होशियार को देखने लगी। उसे ठीक पाकर वो मुझ पर चिल्लाई, गु किफेंग, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सुनो, हमारी इज्जत के लिए तुम्हें बयान देना होगा कि तुमने पहले धोखा दिया, इसलिए हम साथ आए। फिर मैं कह दूंगी कि हम आपसी सहमति से अलग हुए। मैं उसे देख रहा था। यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी घटिया बात कह सकती है कि अनरान, तुम मेरी नजरों में गिरती जा रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा सम्मान कुचला, तो मैं तुम्हारी गलती का बोझ क्यों उठाऊं? तुम्हें बस अपनी साख की फिक्र है, पर मेरी इज्जत और भावनाओं का क्या? क्या तुमने सोचा कि मुझ पर इसका क्या असर होगा? सच है, जिसे प्यार मिलता है वो बेखौफ हो जाता है। मेरी ही गलती थी कि मैंने बिना मर्यादा के प्यार किया, तभी आज वो पीछे कुचल रही है। अनरान बोली, क्या तुम मना कर रहे हो? ये मत समझना कि पहले मदद की थी तो अब मनमानी करोगे। हथकंडे अपनाकर मुझसे जुड़े रहने की कोशिश मत करो। अगर बात नहीं मानोगे, तो अभी बीजिंग छोड़ दो और कभी मत दिखना। तभी अफवाहें शांत होंगी। मैंने रूखेपन से कहा, जब पूरे शहर पर तुम्हारा काबू हो जाए, तब मुझे बताना क्या करना है। वो शर्मिंदा हो गई। अभी हो श्याओ ने उसका हाथ थामा और बोला, 1 महीने बाद हमारी शादी है। क्या तुम उन्हें आशीर्वाद देने आओगे? मुझे उम्मीद है तुम आओगे। मैं जानता था कि वो सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए ऐसा कह रहा था। कल होता तो मैं भावुक हो जाता, पर आज उसका असली चेहरा देखकर सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। वो मेरे प्यार के लायक नहीं है और नहीं मेरे दिल में उसके लिए जगह है। इस अतीत को बुलाना अब बस कुछ समय की बात है। मैंने बिना भाव के कहा, अच्छा, बधाई हो, तुम आखिरकार परमानेंट हो गए। अनरान को उसका झुकना अच्छा नहीं लगा। ओरी, शाउग, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर मुझसे कहा, तुम गरीब हो और मेरे स्तर के नहीं, मुझ पर वक्त बर्बाद करना बंद करो। उसे डर था कि मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा या उसके लिए रुका हूं, पर वो नहीं जानती थी कि शादी के मंडप पर ही मेरा दिल मर चुका था। मैंने हो शाओ को धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अगर संपत्ति के कागजात तैयार होते तो मैं रुकता ही नहीं। मैं अब क्यों अनरान और उसके साथियों से बात नहीं करना चाहता था। बाहर उसने गुस्से में मेरा नाम पुकारा। तभी गोशियाओं ने कुछ फुसफुसाया। आवाजें धुंधली थीं, मैं सुन नहीं पाया, पर रात होते ही मुझे उनकी साजिश समझ आ गई। रात के सन्नाटे में बगल के कमरे से शर्मनाक आवाजें आने लगीं। वे 2 घंटे तक चलती रहीं, जिससे मैं परेशान हो गया। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं शिकायत करने ही वाला था कि तभी मुझे आशियाओं की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मेरा खून जम सा गया।
ये क्यों अनरान की आवाज थी? क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? क्या वे मुझे उकसाकर शहर छुड़वाना चाहते थे? मैंने अपना गुस्सा दबाया और शोर को नजरअंदाज किया। मैं जानता था कि मैं अभी नहीं जा सकता। मैं उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था। कल संपत्ति बंटवारे के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे बस ये रात काटनी थी। बगल से आवाजें और तेज हो गईं। आखिर में मैंने शोर कम करने वाले हेडफोन मंगवा लिए। अगले दिन दरवाजा खोलते ही क्यों अनरान सामने थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने दस्तावेज थमाते हुए कहा, यह संपत्ति बंटवारा है। कोई आपत्ति न हो तो दस्तखत कर दो। अनरान की आंखों में उपहास था, जैसे मैं कोई लालची आदमी हूं। उसके हाव भाव देखकर मुझे लगा कि मैंने शेयरों के बदले जो रकम मांगी थी वो बहुत कम थी, पर उसने समझौते को फाड़कर टुकड़े कर दिए। फिर अहंकार से कहा, अब मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। अपने शेयर मुझे दान कर दो, वरना मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगी। उसने कहा, 6 साल के नाते मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रही हूं। इसे लेकर दफा हो जाओ। मेरे और आशियाओं की खुशियों में दखल मत देना। उसने कहा कि अमीर लोग मुझ जैसे मामूली इंसान से नहीं उलझते। उन टुकड़ों को देखकर मेरा बचा कुचा प्यार खत्म हो गया। अनरान इंसानियत के लायक नहीं थी। बदले की भावना के साथ मैं होटल से बाहर निकला। तभी एक लग्जरी कार रुकी और एक सुंदर महिला काला छाता लेकर बाहर आई। उसे देख मेरी भावनाएं फूट पड़ी और मैंने रोते हुए कहा, दीदी। उसने अपना कोट मेरे कंधों पर डाल दिया। उसकी आवाज में ममता और कोमलता थी। उसने कहा, घर चलो। मैं उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर ले आऊंगी। बुकिंग यून मुझे कार में ले गई और हैंड वार्मर दिया। मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। हुओशियाओ ने जलन में कहा, लगता है इसे कोई अमीर सहारा मिल गया है। अनरान ने मुंह बनाया, शायद दिखावे के ये टैक्सी बुलाई होगी। वे दोनों हंसते हुए विला चले गए। कार के अंदर हैंड वार्मर की गर्मी ने मेरे दिल की ठंडक दूर कर दी। मेरी नजरें गू किंगयून पर टिक गई। बचपन में अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। गू परिवार में लौटने के बाद मैं किंगयून से कई बार मिला। वो एक कुशल लीडर थी, अनरान से बिल्कुल अलग। अनरान सिर्फ नाम की प्रेसिडेंट थी, फैसले में लेता था, पर किंगयून का दबदबा स्वाभाविक था। वो जहां खड़ी होती वहां एक गरिमा महसूस होती थी। एक इवेंट में उसकी काबिलियत देख मैं दंग रह गया था। कर्मचारी उसका बहुत सम्मान करते थे। तभी कारगू मैंशन के गेट पर रुकी। दादाजी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही वे भावुक हो गए और बोले, किफिंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। मेरा दिल भर आया। अनाथ से मैं गू परिवार का वारिस बन गया था। मैंने अनरान के ये परिवार को नजरअंदाज किया, जबकि किंगयून ने सबका ख्याल रखा। मैं ग्लानि से भर गया। मैंने माफी मांगी तो दादाजी ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। वो कमरा ब्रांडेड कपड़ों और कीमती चीजों से भरा हुआ था। अनरान की वजह से मैं इन लग्जरी ब्रांडों को पहचानता था। कई चीजें तो महीनों पहले बुक की गई थीं। दादाजी का प्यार देख मैं भावुक हो गया। उन्होंने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए और मुझे दूसरी जगह ले गए। दूसरा कमरा नीले रंग का और सादा था। वहां की हर चीज मेरी आदतों और काम के हिसाब से थी। वहां मुझे घर जैसा सुकून मिला। दादाजी हंसकर बोले, लगता है तुम्हें ये पसंद आया। इसे किंगयून ने सजाया है। नीचे किंगयून हमें ही देख रही थी। दादाजी बोले, वो मुझे से भी ज्यादा तुम्हें समझती है। किंगयून की कोमलता देख मुझे लगा कि उसने मेरी पसंद का खास ख्याल रखा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सम्मान मिलने का एहसास बहुत अच्छा था। अनरान को एलर्जी का पता होने के बावजूद वो मुझसे सी फूड छीलने को कहती थी। खाने की मेज पर कोई सी फूड नहीं था। नौकरानी ने बताया कि किंगयून ने मेरे कारण इसे बंद करवा दिया है। मुझे संकोच हुआ। किंगयून ने दादाजी को सूप देते हुए उनकी सेहत का ख्याल रखा। दादाजी ने मजाक किया कि अब मैं उनके दिल से उतर गया हूं। इस सुखद माहौल ने मेरी झिझक दूर कर दी।
मैं जल्दी ही इस परिवार का हिस्सा बन गया। दादाजी हमें निकनेम से बुलाते थे। खाने के बाद किंगयुन मुझे स्टडी रूम ले गई, जहां सब कुछ दो दो के सेट में था। उसने कहा, शुरुआत में तो मेरे साथ यही काम करोगे, बाद में चाहो तो अपना अलग कमरा सजा लेना। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसने सुझाव दिया कि मैं उसे नाम से बुलाऊं, पर मैंने अनजाने में फिर दीदी कह दिया। कमरे में लौटते ही मुझे क्यूई ग्रुप का ईमेल मिला। उन्होंने मुझ पर खातों में गड़बड़ी का झूठा आरोप लगाया था। मैंने कभी कंपनी के पैसे नहीं छुए। साफ था कि अनरान ने बदला लेने के लिए ये साजिश रची थी। वो मुझे जेल भेजना चाहती थी ताकि मेरे शेयर हड़प सके। ये वही औरत थी जिसे मैंने 6 साल प्यार किया। अब मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने ईमेल का जवाब दिया और किंगयुन के पास गया। मैंने उसे अपना बदला लेने का प्लान बताया। फिर मुझे लगा कि शायद इससे किंगयुन मुश्किल में पड़ सकती है। पर किंगयुन ने तुरंत आदेश दे दिया। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे निजी स्वार्थ के लिए भी मेरी मदद करोगी? उसने कहा, हम परिवार हैं। गू ग्रुप के लिए उस छोटी कंपनी को कुचलना एक चींटी मारने जैसा है। मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगी। उसने मुझ पर भरोसा जताया। उसकी आंखों में विश्वास देख मेरा दिल भर आया। मेरा प्लान गू ग्रुप के फायदे के लिए भी था। मेरे जाने के बाद उन प्रोजेक्ट्स को रोकना गू ग्रुप के नुकसान को कम करने के लिए जरूरी था। किंगयुन का भरोसा अनरान से बिल्कुल अलग था। अनरान हमेशा मुझ पर शक करती थी, पर किंगयुन का विश्वास कीमती था। मैंने उसका भरोसा न तोड़ने का फैसला किया। तभी कॉलेज ग्रुप में अनरान की शादी का मैसेज आया। उसने मुझे धोखा दिया और अब सबको शादी में बुला रही थी। उसने अपनी और हुओ जियो की फोटो भेजी और बताया कि उनका बच्चा भी हो चुका है। ग्रुप में हंगामा मच गया। लोग उसे बधाइयां देने लगे। पुरानी यादें ताजा हो गईं। हम एक ही क्लास में थे और हुओ जियो दूसरे सेक्शन में। पहले सब हुओ जियो को लालची कहते थे, पर मेरे साथ आने पर सबने अनरान की पसंद की तारीफ की थी। मैंने उसे सब कुछ दिया, पर उसने मुझे धोखा दिया। आज वही लोग उसे टोकने के बजाय बधाइयां दे रहे थे। वे लोग अनरान की दौलत के पीछे थे। उन्होंने मुझ पर हमला करते हुए कहा कि मुझे ग्रुप छोड़ देना चाहिए। हुओ जियो ने दिखावे के लिए मेरा पक्ष लिया और शादी का कार्ड भेजकर मेरा शुक्रिया अदा किया। शादी में जरूर आना, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। वो और अनरान अब साथ थे, उनका बच्चा भी था, और वो उन्हीं की बातों से मुझे जख्म दे रहा था। मेरे जवाब से पहले ही ग्रुप के चमचे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। किसी ने लिखा, उसने सच कर दिखाया कि औरत के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। प्यार कोई खेल नहीं, राजकुमारी के लिए हो जैसा राजकुमार चाहिए, रक्षक तो बस जूते साफ करने लायक है। अनरान के बड़े दिन पर गूकीफिंग माहौल क्यों खराब कर रहा है? मैसेज भेजते ही मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया। ये सब देखकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। ये लोग उसे मैडम प्रेसिडेंट कह रहे थे, जैसे अनरान सच में कोई बड़ी हस्ती हो। ग्रुप से निकाले जाने या तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये देखने को बेताब हूं कि जब इन लोगों को अपनी गलती पता चलेगी तब उनके चेहरे कैसे होंगे। उस मंजर की कल्पना से ही मुझे खुशी मिल रही है और मैं उनकी शादी का इंतजार कर रहा हूँ। अनरान के साथ के दिन याद आए। वह एक साधारण लड़की थी, बस शिकायत करती थी कि पढ़ाई के बाद किसी के नीचे काम करना उसकी काबिलियत की तौहीन है। न उसके प्यार ने इतना अंधा था कि मुझे उसकी बातें गलत नहीं लगी, बल्कि मैंने उसकी खुद की कंपनी खड़ी करने में पूरी मदद की। मैंने उसे सच्चा प्यार दिया और दादाजी के जरिए गू परिवार के रसूख से उसकी मदद की। ग्रुप के लोगों ने भी तभी निवेश किया जब अनरान का काम चल पड़ा। मैंने सोचा था कि पुराने दोस्त साथ तरक्की करेंगे, पर वह मेरी बड़ी गलती थी क्योंकि वे इस काबिल नहीं थे। मैंने फोन कसकर पकड़ा और एक योजना तैयार कर ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किफिंग, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गुगू किंग की मधुर आवाज थी। दरवाजा खोला तो उनके हाथ में गर्म दूध था और चेहरे पर प्यारी मुस्कान। उन्होंने कहा, दूध सेहतमीन थी, अच्छा है। मेरा दिल भर आया। उनका मुझे बच्चे की तरह लाड़ करना सुकून दे रहा था। मुझे हैरानी थी कि गू परिवार की इकलौती बेटी न होने का सच खुलने पर भी वो मुझसे नफरत नहीं करती थीं। वो मुझ पर अपना सारा प्यार लुटा देना चाहती थीं। मैंने दूध लिया और कहा कि आपको इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे इस कमरे के लिए आपका शुक्रिया। भले ही ये कमरा दादाजी ने तैयार कराया, पर चीजें आपने ही चुनी होंगी। दीदी, शुक्रिया। दादाजी को आज के ब्रांड्स और युवाओं की पसंद की इतनी जानकारी नहीं होगी।
मुझे यकीन था कि ये सब गू किंग की पसंद है और मेरा शुक्रिया पूरी तरह दिल से था। गू किंग मुस्कुराया। तुम घर लौट आए हो तो परिवार के नाते कितना तो बनता है। उन्होंने एक ब्लैक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि इससे अपनी पसंद की चीजें खरीद लो। मैं उस अनलिमिटेड कार्ड को देखता रह गया। वो परिवार की रईसी पता थी और उनकी दरियादिली ने हैरान कर दिया। मैंने अमीर घरानों में देखा था कि बच्चों को तय रकम ही मिलती है, पर इस तरह बिना सीमा वाला ब्लैक कार्ड थमा देना मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये कार्ड सिर्फ फिल्मों में देखा था और आज गू किंग ने इसे बिना झिझक मुझे दे दिया। उस पल मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। नहीं, कमरे में जो है वो काफी है और ये तुम्हारा हक है, कुकिंग ने दृढ़ता से कहा। जो तुमने कहा था वो इंतजाम हो चुका है। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ये कहते ही उनकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में क्रूर चमक आ गई। जैसा सोचा था। आधे घंटे में अन्य रंग का फोन आ गया। वो गुस्से में चीखी, गू क्यूफेंग, तुम किपलिंग ही हो। उसे इतना गुस्से में देखकर मुझे सुकून मिला, जैसे गर्मी में ठंडा तरबूज खा लिया हो। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैं उसे बिल्ली चूहे की तरह चखाने लगा। अब दाओ तो, मैंने क्या नीचता की? अनुराग ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर तुम्हें गड़बड़ न की होती तो पार्टनर प्रोजेक्ट से पीछे क्यों हटता? वो बड़ा प्रोजेक्ट था। उसका किया अपमान याद आते ही मेरा गुस्सा भड़क उठा और मैंने कोई रहम नहीं दिखाया। तुम और वो साथ हो, इसलिए गूगल तुम लोगों से वास्ता नहीं रखना चाहता। अनुराग की बूझी बंद हो गई। फिर वो चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे कोई धोखा देने की? मैं तुम्हें कंपनी में नहीं रहने दूंगी। मैं हंसा उठा। क्या तुम ये पहले ही नहीं कर चुकी हो? मैंने बहस नहीं की और सीधे बड़ी लॉ फर्म चला गया ताकि उनके कानूनी विभाग का मुकाबला कर सकूं। उनके झूठे सबूत वकीलों के सामने ढह गए। मुझे निकालना चाहती हो? मैंने ठंडी आवाज भरी। ठीक है, मेरे 20% शेयरों के बदले कितनी कीमत होगी? इस कंपनी को खड़ा करने में पैसा और मेहनत सब मेरी थी। ये मेरी ही बनाई हुई है। कुछ शेयर दूसरों के पास हैं। मैं अनुराग से प्यार करता था, इसलिए अपने हिस्से के 20% उसे दे दिए थे। पर अब उसे लगता है कि उफ देकर निकल आए हैं और वो भूल गई कि यहाँ तक कैसे पहुंची। अनुराग ने मेरी बात सुनी कर दी और घमंड से बोली, मेरे सिवा तुम्हारे शेयर कोई नहीं खरीदेगा। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। 5 लाख लो और पीछा छोड़ो। पहले के 10,000 से ये कहीं ज्यादा है, पर मेरी पुरानी सैलरी के आगे ये कुछ भी नहीं। 6 साल की मेहनत का ये सिला वो मुझे इतने में टरकाना चाहता है। ये उसका सपना ही रहेगा। मैंने साफ कह दिया, 5 लाख में बात नहीं बनेगी। ची अनगान चिढ़कर बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? गू किफिंग, तुम्हारे 6 साल का समर्पण मेरे लिए सिर्फ एक बोझ था जिससे मेरा दम घुटता था। ये प्यार नहीं, तुम्हारा कंट्रोल था। अब मुझ पर एहसान जताकर मुझे दबाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी काबिलियत से गू परिवार तक पहुंचा हूं। मेरी शादी होने वाली है, फिर भी तुम कंपनी में क्यों हो? ची अनरान चिल्लाया। मुझे हंसी आ गई। मैं शेयर होल्डर हूं तो यहीं रहूंगा। मेरे शेयर चाहिए तो 20 करोड़ दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। ची अनरान अवाक रह गया। मुझे कंपनी की माली हालत पता थी। मैंने बड़ी रकम उसे उकसाने और नीचा दिखाने के लिए मांगी थी ताकि 6 साल की जिल्लत का बदला ले सकूं। उस पर रहम करना खुद के साथ नाइंसाफी होती। ची अनरान फोन पर बुरी तरह भड़क गया। 20 करोड़, सिर्फ तुम जैसा घटिया इंसान ही ऐसा कह सकता है। मैं उसकी जलती आंखें और गुस्सा महसूस कर सकता था। यही उसका असली चेहरा है, स्वार्थी, लालची और एहसान फरामोश। पर अब मैं मजबूत हूं और शांत रहकर जवाब दे सकता हूं। मैंने कहा, अगर मैं घटिया हूं तो तुम क्या हो? एक धोखेबाज और पत्थर दिल इंसान। इतना कहकर मैंने फोन काटा और उसका नंबर डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया। फोन काटकर मुझे खालीपन महसूस हुआ, जैसे आधी रात को सड़क पर अकेले सिगरेट पीते हुए होता है। बदला लेकर सुकून तो मिला, पर तन्हाई का साया साथ था। कभी उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही मेरी जिंदगी का मकसद था। तब मैं बहुत व्यस्त पर संतुष्ट था, पर अब उसकी बेरुखी ने मुझे खुद को उससे अलग करने पर मजबूर कर दिया। ये अलगाव ऐसा था जैसे शरीर से जुड़े मांस को नोचकर अलग करना, जिसका दर्द हड्डियों तक महसूस हो रहा था। जख्म भर रहे थे, पर दर्द रह रहकर याद दिला देता था। तभी एक प्यारी खुशबू से मन को सुकून मिला। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, एक कोमल शरीर ने मुझे बाहों में भर लिया। वो गू किंग्यून था। बदले की धुन में मैं भूल गया था कि गू किंग्यून कमरे में ही है। उसका साथ सर्दियों की अंगीठी जैसा गर्म और सुकूनदेह था। मैंने अनजाने में हाथ उठाया, जैसे इस तन्हा रात में उससे थोड़ा और सहारा पाना चाहता हूं। पर जैसे ही उसे छुआ, मुझे उसकी गर्दन याद आई और मैं झटके से पीछे हट गया। मैं उसे हटाना चाहता था, पर उसने पहले ही मुझे छोड़ दिया। उसने कहा, किफिंग, तुमने वाकई बहुत उत्साह है। हालांकि वो सब जानता था, फिर भी ची अनरान की बातें सुनकर वो दंग था। उसकी आंखों में हमदर्दी देखकर मुझे लगा कि वो बस मुझे दिलासा दे रहा था और मैं ही थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया था। मैंने अपने गर्म कान को सहलाया और कहा, अब मैं ठीक हूं। उसने सहजता से पूछा, क्या तुम अब भी उसके लिए कुछ महसूस करते हो जैसा उसने कहा था? मैं समझ गया उसने ऐसा क्यों सोचा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं 20 करोड़ इसलिए मांग रहा हूं ताकि उससे जुड़ा रहूं? नहीं, मैं तो बस रिश्ता खत्म करना चाहता हूं, पर कम दाम में शेयर नहीं दूंगा। फिर मुझे याद आया, मैंने गू किंग्यून से सौदे रद्द करने को कहा था। ये खबर फैलते ही शेयर गिर जाएंगे और 20 करोड़ मिलना मुश्किल होगा। मुझे बाजार गिरने से पहले ही शेयर बेचने होंगे। उस कंजूस को मनाने के लिए तरकीब चाहिए थी। तभी गू किंग्यून बोला, किफेंग,
मेरे पास रास्ता है जिससे वो खुद 20 करोड़ लेकर तुम्हारे पास आएगा और मिन्नतें करेगा। उसका भरोसा देख मुझे लगा अब सब ठीक होगा। उसका आत्मविश्वास देख मेरी दिलचस्पी बढ़ी। मैंने अपनी योजना नहीं बताई और कहा, मैं इंतजार करूंगा। 3 दिन बाद ची अनरान का फोन आया और उसने शेयर खरीदने के लिए मिलने को कहा। उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता था, इसलिए रूखेपन से कहा, जो कहना है फोन पर कहो, कागजात कुरियर कर देना, मिलने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन था कि गुकिंगन की वजह से मछली जाल में फंस गई है। मैं खेल को और कड़ा करना चाहता था, इसलिए फोन काट दिया। 3 मिनट बाद उसका फिर फोन आया और वो चिल्लाने लगा, गुकिफेंग, मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने फिर से फोन काट दिया। 1 मिनट बाद उसने फिर फोन किया। मैंने जानबूझकर देर से उठाया और सख्त लहजे में कहा, चियनरान, अगर फिर बदतमीजी की तो नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। वो एकदम चुप हो गया। सन्नाटे के बाद क्यू अनरान ने दबे गुस्से पर सम्मानजनक लहजे में बात की। उसने कहा, क्यू इफेंग, चलो शेरों पर शांति से बात करते हैं। इसके बाद उसने एक बार भी मुझसे बहस नहीं की। उसके मन में क्या था, मुझे परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं शेयर 20 करोड़ में बेचने में कामयाब रहा। खाते में इतनी रकम देख मैं सुन्न रह गया। मैं हैरान था कि गुकिंग्यून ने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर दिया। मैं कंपनी के काले राज जानता था जो उसे डराने के लिए काफी थे, पर वो एक लंबी खींचतान वाली जंग होती। उसकी तुलना में गु किंग्यून का तरीका किसी शक्तिशाली वरदान की तरह काम कर गया। काम पूरा होते ही क्यू अनरान ने मुखौटा उतार दिया। वह चिल्लाया, बू क्यू फेंग, तुमने गु परिवार से दुश्मनी ली है, अब अपनी मौत का इंतजार करो। तुम गिड़गिड़ाओगे तब भी मैं मदद नहीं करूंगा। मैं उसकी बातें सुनकर उलझन में था। मैंने गु परिवार को नाराज किया, पर मैं तो खुद उनका बेटा हूं। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, गु किंग ने मुझे एक योजना थमाई और कहा, ये तुम्हारा कार्यक्रम है, कुछ ठीक न लगे तो बताना, मैं सुधार दूंगा। मुझे लगा ये काम की योजना होगी, पर यह तो पर्यटन यात्रा जैसी थी। इसमें कुछ दावतों के अलावा बाकी सारा समय निरीक्षण के बहाने मुझे अलग अलग जगहों पर घुमाने के लिए रखा गया था। गु किंगडम मुझे काम से रोकना नहीं चाहते थे। दावतें बहुत ही उच्च स्तर की थीं, जो मेरे लिए संपर्क बनाने का जरिया थी। क्यू अनरान जैसे लोग तो ऐसी जगहों के प्रवेश द्वार तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। मैं उनकी मंशा समझ नहीं पा रहा था, और मैंने कोई सवाल नहीं किया और कहा, मैं आपकी योजना के अनुसार चलूंगा। वे मेरे लिए सब तैयारी करते थे और हर दावत के लिए खास कपड़े भी मंगवाते थे। नाप लेने से लेकर स्टाइलिंग तक वे हमेशा साथ रहते। हर दावत में गु किंगयुन मेरे साथ रहते और सबसे मेरा परिचय कराते कि यह हमारे परिवार का बेटा है, जो अब गु ग्रुप में शामिल हो गया है। दावत में मैंने सुना कि गु किंगयुन अब अपनी अहमियत खो देंगे। उन्होंने भी ये सुना था, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने उल्टा मुझे ही सांत्वना दी कि मैं इन बातों को दिल पर न लूं। उनकी आंखों में खुद को देख मुझे अपना पुराना रूप याद आया जो समर्पित था। अब मैं खुद इतने सच्चे प्रेम का पात्र था। गु किंगयुन के इस लगाव का मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। मैं पत्थर दिल नहीं हूं, इसलिए मैंने भी उनकी रक्षा शुरू कर दी। एक दावत में जब लोग गु ग्रुप के लालच में मुझसे बातें करने लगे, तो मैंने स्थिति संभाली। मैंने गु किंगयुन का हाथ थामकर दृढ़ता से कहा, गु ग्रुप को मेरी बहन ने संभाला है और वे ही इसे बेहतर जानती हैं। कंपनी का भविष्य उन्हीं पर निर्भर है और सभी का उन पर पूरा भरोसा है। मतलब साफ था कि मेरे आने से उनका ओहदा कम नहीं होगा। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें लगा मैं सिर्फ कंपनी की स्थिति स्थिर करने के लिए ऐसा कह रहा हूं। उन्होंने इरादा कर लिया कि वे मेरे रास्ते की रुकावटें हटा देंगी ताकि मैं मुखिया बन सकूं। दावत के बाद उन्होंने पूछा, मैं तुम्हारे बचपन के बारे में ज्यादा नहीं जान पाई। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो जहां तुम रहते थे? उन्होंने सफाई दी कि वे मेरे अतीत का हिस्सा बनना चाहती हैं। तब मुझे उनकी मंशा समझ आई। वे मेरे पुराने दुखों को कम करना चाहती थीं, पर मेरा बचपन बहुत अकेला था, जिसे मैं याद नहीं करना चाहता था। बाद में जिंदगी बस गुजारे की भाग दौड़ में बीत गई, कुछ खास याद रखने लायक नहीं था। क्यू अनरान के साथ का समय तो एक भयानक बुरा सपना निकला। अब सिर्फ गुस्सा और नफरत ही महसूस होती है। मैंने अपनी उलझनें छुपाई और सुझाव दिया कि मेरे अतीत में कुछ नहीं है, आप मुझे अपनी यादें दिखाएं। वे खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अस्पताल ले आईं, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बताया कि इसी अस्पताल में हम गलती से बदल गए थे, यहीं से हमारा भाग्य जुड़ा। मुझे पता चला कि उन्होंने इस रिश्ते की याद में इस अस्पताल की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया था।
फिर वे मुझे एक पुराने पार्क में खड़ी खराब गाड़ी के पास ले गईं। उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। अंदर एक छोटा बिस्तर, मेज और किचन बना हुआ था। उन्होंने कहा, "ये मेरा गुप्त ठिकाना है। बचपन में पढ़ाई और शिष्टाचार के दबाव से परेशान होकर मैं शांति के लिए यहाँ आती थी। केवल यहाँ मुझे लगता है कि मैं खुद हूँ, न कि गू परिवार की पहचान से बंधी लड़की।" मैं उनकी बात समझ गया। उन्होंने तुरंत सफाई दी, "कीप हैंग, ये मत सोचना कि मैं दिखावा कर रही हूँ, पर मैं गू परिवार की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। मुझे उन पर भरोसा था, क्योंकि वे हमेशा परिवार के लिए समर्पित रहीं। दादाजी कहते थे कि पहचान पता चलने से पहले भी वे बहुत जिम्मेदार थीं। उत्तराधिकारी के भारी दबाव के बावजूद वे कभी पीछे नहीं हटी। मेरे बारे में जानकर उन्हें लगा कि उनके पास जो है, वो उपहार है। इसलिए उन्होंने कर्ज उतारने के लिए और मेहनत की। पर परिवार में बदले की क्या जरूरत? वे तो हमेशा से हमारा हिस्सा थीं। मैंने कहा, "दीदी, परिवार में आभार और बदले की बात नहीं होनी चाहिए। ये परायापन लगता है।" ये सुनकर वे मुस्कुरा दी और बोली, "ठीक है, अब हम इन बातों का जिक्र कभी नहीं करेंगे।" फिर उन्होंने उत्साह से यहाँ की मजेदार बातें सुनाई। अकेले अजीब आवाजें सुनकर अपनी घबराहट बताई और पहली बार सांप का सामना करने के रोमांचक अनुभव के बारे में भी बताया। इस पल वे परिवार की उम्मीदों वाली लड़की नहीं, बल्कि एक ऊर्जा से भरी छोटी लड़की थीं, जो अपना अतीत साझा कर रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं उनके बीते सालों में हमेशा साथ था। रात को विरा लौटकर मैंने सहजता से उनका बैग ले लिया। जब उन्होंने दूध दिया, तो मैंने सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि पूछा, "मुझे मलाई पसंद है। क्या आपके लिए भी थोड़ी डाल दूं?" मेरे व्यवहार में बदलाव देख वे मुस्कुरा दी। "ठीक है, मैं देखना चाहूंगी कि तुम मलाई कैसे बनाते हो।" रसोई में मुझे देखते हुए वे बहुत भावुक महसूस कर रही थीं। उन्होंने वो योजना इसलिए बनाई थी ताकि हमारे बीच की दूरी कम हो सके। वे चाहती थीं कि मैं इस घर में वापस आ जाऊं, ताकि उन्हें एक साथी मिले और मैं उन पर भरोसा कर सकूं। अब मैंने उसके नेक इरादों को समझकर जवाब दिया है। मैंने उस पर भरोसा करना और दिल खोलना शुरू कर दिया। गू किंग यून के लिए इतना ही काफी था। महीने भर गू किंग यून मेरे साथ रही। हम गू कॉरपोरेशन गए, सौदे संभाले, ट्रिप्स पर गए और घूमे। वो अक्सर मुझे तोहफे भी देती थी। गू परिवार के बच्चों के साथ काम करने की खबरें शहर में फैल गईं। मीडिया मेरी पहचान नहीं जान पाई। मैं खुश था और मुझे अनरान का कोई दुख नहीं था। गो किंग यून ने मेरी खुशियां लौटाई और जख्म भर दिए। जल्द ही अनरान की शादी का दिन आ गया। उसने शहर के सबसे महंगे होटल में आलीशान शादी रखी थी। उसने कई रईसों और दोस्तों को बुलाया था। मुझे भी न्योता मिला, और मैंने देखा तक नहीं। फिर भी मैं वहां गया जहां तांगशी ने मुझे रोक लिया। तांगशी नफरत से बोली, "गू की फेंग, यहाँ तमाशा मत करो। नकली कपड़े पहनकर शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ।" मैंने पूछा, "तांगशी, क्या तुम अपनी कामयाबी भूल गई?" मैंने उसे घूर कर देखा। जब वो कर्ज में डूबी थी, तब मैंने ही उसकी मदद की और उसे नौकरी दिलवाई। आज वो उसी वजह से ऐश कर रही है, पर वो एहसान फरामोश निकली। मेरी बात सुनकर वो ठिठक गई। मैं उसकी पोल नहीं खोलना चाहता था, पर दूसरे दोस्त भी बदतमीजी करने लगे और मेरा मजाक उड़ाया। "जिद बचानी है तो यहाँ से चले जाओ।" मैंने उन सबको देखा जिनकी मैंने मदद की थी। दुनिया में बहुत धोखेबाज हैं। देखते हैं सच जानकर इनकी अकड़ रहती है या नहीं। तभी अनरान घमंड में मेरी ओर आई। वो सख्त लहजे में बोली, मैं आज तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती।" उसे देख लगा कि प्यार खत्म होने पर सब बदल जाता है। मेरी शादी में उसने मुझे तानों के बीच अकेला छोड़ दिया था, पर आज उसे मेरे आने से डर लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, "अनरान, मुझे निकालोगी तो पछताओगी। मैं शादी रोकने नहीं आया हूं।" अनरान हंसकर बोली, "मुझे तो तुम्हारे साथ 6 साल बिताने का पछतावा है। तुमने गू परिवार से पंगा लिया है। अब अपनी खैर मनाओ।" तभी गार्ड्स मेरी तरफ बढ़े। अनरान को खुश करने के लिए मेरे पुराने दोस्त भी हाथ साफ करने आगे आ गए। बोले, "ये छोटा काम हम खुद कर देंगे। अनरान, हम किसी को खलल नहीं डालने देंगे।"
उन्होंने कहा कि गू परिवार के आने से पहले वे मुझे हटा देंगे। मैं चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा। जैसे ही वे बढ़े, एक कड़क आवाज आई, "खबरदार!" मैंने मुड़कर देखा। गू किंगयुन दादाजी का हाथ थामे आ रही थी। किंगयुन ओवरकोट और चश्मे में बेहद प्रभावशाली लग रही थी। उसकी ठंडी नजरें देख अनरान की अकड़ ढीली पड़ गईं। वो झुककर उनका स्वागत करने लगी। वो फौरन चापलूसी पर उतर आया और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। अनजान बोला, "ए मामूली लड़का है, मैं इसे अभी निकाल देता हूं।" तभी किंगयुन ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। किंगयुन एकदम स्थिर खड़ी रही, पर उस थप्पड़ से अनरान लड़खड़ा गई और उसका चेहरा सूज गया। किंगयुन बोली, "तुम मेरे भाई को निकालोगे? वो गू परिवार का वारिस और कंपनी का मालिक है। क्या वो तुम्हारी चापलूसी करेगा? होश में आओ।" वहां सन्नाटा छा गया। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, "किफिंग, मैंने कहा था ना कि नरम मत बनो। तुम्हारी बेइज्जती मतलब पूरे गू परिवार का अपमान है।" बुजुर्ग शांत थे, पर उनके शब्दों ने सबको डरा दिया। क्यों अनरान का घमंड टूट गया और वो कांपने लगा। उसने हगलाते हुए पूछा, "क्या गू शाओए ने गू परिवार को नाराज नहीं किया था?" फिर मुझे पूरी कहानी समझ आई। असल में गू अधिकारियों ने अनरान से कहा था कि वे मुझे शेयरधारक नहीं रखना चाहते क्योंकि मेरी हैसियत कंपनी से मेल नहीं खाती। अनरान ने सोचा मैंने उन्हें नाराज किया है, इसलिए उसने मेरे शेयर खरीदने में जल्दबाजी की। अनरान ने सपना देखा था कि गू परिवार से जुड़कर कंपनी के शेयर बढ़ेंगे और वो अरबों कमा लेगा। इसीलिए उसने मुझे बाहर निकालने के लिए खुशी-खुशी मेरे शेयर खरीदे थे। गू किंगयुन उपहास से हंसी और बोली, "मेरी कंपनी का मतलब था कि तुम्हारी छोटी कंपनी मेरे अरबपति भाई के लायक नहीं है। अनरान, तुम में उसे कम आता। तुम सच में अंधे हो।" अनरान समझ गया कि उसे फंसाया गया है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सच उगलवाए, क्योंकि गू परिवार के सामने उसकी कंपनी चींटी जैसी थी। अनरान घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, "मुझे नहीं पता था कि गू क्यूफेंग आपके भाई है। वो सचमुच नहीं जानता था, क्योंकि 6 साल तक मैंने अपनी पहचान छिपाई थी। बचपन में कई परिवारों ने मुझे गोद लिया, पर फिर नजरअंदाज कर दिया। गू परिवार में वापस आना एक सपने जैसा था। प्रतिभाशाली बहन किंगयुन के सामने मैं खुद को कमतर मानता था और दादाजी अनरान के खिलाफ थे। दादाजी ने कहा था कि अनरान साथ निभाने के लायक नहीं है। तब मुझे लगा वे पक्षपाती हैं, पर आज उनकी परख सही साबित हुई। उसके लिए मैंने परिवार छोड़ा था, इसलिए उनसे मदद नहीं मांग सका। जब अनरान का करियर डूबने लगा, तो मैं दादाजी के पास गया। वे मदद को मान गए। शुक्र है उस शादी से मुझे अनरान का असली चेहरा दिखा और समय रहते संभलने का मौका मिला। दादाजी ने अनरान को मौका दिए बिना निवेश वापस लेने और उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया। ये सुनकर अनरान का चेहरा पीला पड़ गया और वो रहम की भीख मांगने लगा। किंगयू ने कहा, "अनरान, तुम गलत इंसान से भीख मांग रहे हो।" तब वो रेंगते हुए मेरे पास आया और गिड़गिड़ाया कि पुराने रिश्तों की खातिर दादाजी को निवेश न रोकने के लिए कहूं। गु परिवार ही फंड का मुख्य जरिया था। उनके बिना कंपनी ठप हो जाती। ऊपर से ब्लैकलिस्ट होने के बाद अनरान के लिए शहर में टिकना नामुमकिन था। वह सड़क पर आ जाता। मैंने तंज कसा, "अब भीख मांग रहे हो? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। तुमने मुझे शहर से निकालने की धमकी दी थी। अब ये तुम्हारे कर्मों का फल।" अनरान सहानुभूति के लायक नहीं था। जब उसने मुझे इंसान नहीं समझा, तो मैं उसे क्यों बचाऊं? ये परिवार के साथ धोखा होता। उसने मेरा पैर छूना चाहा, पर मैंने उसे लात मारकर दूर कर दिया। उस लात ने हमारे रिश्ते खत्म कर दिए। सहपाठियों को समझ आया कि अनरान बेकार है और मैं ही असली खजाना हूं। वे सब चापलूसी के साथ मेरे पास जमा हो गए। मैंने तीखी नजरों से कहा, "क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा अपमान भूल जाऊंगा?" वे सब डर कर घुटनों पर आ गए और खुद को थप्पड़ मारने लगे। वे माफी मांगने लगे। जब उन्होंने खुद को मार लिया, तब मैंने कहा, "मैं तुम्हारी मदद करने वाला था, पर तुम इसके लायक नहीं हो। अब यहाँ से दफा हो जाओ।"
वे पछतावे में खुद को कोसने लगे। जैसे ही मैंने जाने को कहा, वे अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत भाग निकले। किंगयून ने चेतावनी दी कि अगर कोई दोबारा दिखा तो अंजाम अनरान से बुरा होगा। वे डर से कांपते हुए वहां से दुम दबाकर भाग गए। किंगयून ये सब मेरे सम्मान के लिए कर रही थी। 3 दिनों में अनरान के सभी पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। किंगयून के प्रोजेक्ट्स बंद करते ही कंपनी दिवालिया हो गई। अनरान के पास कुछ नहीं बचा। वो गू परिवार के नाम पर उड़ना चाहता था, पर खुद ही जाल में फंस गया। दिवालिया होने की खबर पर निवेशकों ने अनरान को घेर लिया। उन्होंने चिल्लाकर अपना पैसा वापस मांगा और धमकी दी कि पैसा न मिला तो वे उसे छोड़ेंगे नहीं। सफलता के सपने टूटने पर अनरान सुन्न खड़ा गालियां सुन रहा था। वो एक चलते फिरते शव जैसा लग रहा था। मुझे ये देखकर सुकून मिला कि उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अगर मैं गू परिवार का वारिस न होता तो मेरा हाल भी बुरा होता। किंगयुन मेरे पास आई और बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अनरान के सामने कुछ दस्तावेज फेंके। दस्तावेज पढ़कर अनरान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पागलों की तरह भागा और हुओ शियाओ पर चिल्लाने लगा कि उसने कंपनी का सारा पैसा कहाँ छुपाया है। हुओ शियाओ पीछे हटा और बोला, मैं गू किफेंग की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी गरीबी में साथ दूंगा। मैंने सारा पैसा निकाल लिया है। और शियाओ ने कहा, किफेंग के जाने के बाद कंपनी डूब रही थी, तो मैं क्यों रुकता। मैंने जितना हो सका पैसा निकाल लिया। अनरान को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया। अनरान रोने लगा कि उसने किफेंग को इसके लिए छोड़ा। हुओ शियाओ ने तिरस्कार से कहा, तुम बेवकूफ हो। मैंने तो तुम्हारी गरीबी की वजह से ही तुम्हें पहले छोड़ा था। हुओ शियाओ बोला, तुमने किफेंग को बर्बाद किया तो तुम्हें लगा कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दुख बस इस बात का है कि मेरा बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा हुआ। हुओ शियाओ ने बच्चे को अनरान की तरफ फेंकने का नाटक किया। अनरान उसे पकड़ने झपटी पर हाथ कुछ नहीं लगा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। हुओ शियाओ ने बच्चे को पीछे सीढ़ियों पर पटक दिया था। वो मासूम लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और शांत हो गया। अनरान चीखते हुए उसकी तरफ भागी। बच्चा मर चुका था। अनरान ने आपा खो दिया और होशियाओ को जानवर कहते हुए अपने बालों की पिन से उस पर कई वार किए। हुओशियाओ ने पिंग छीन कर अनरान को घोंप दी। दोनों खून से लथपथ गिर पड़े, पर मैं उसे मरने नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था वो तड़पे, इसलिए उसे अस्पताल भिजवाया। अनरान बच गई, पर हुओ शियाओ और बच्चा मर गए। अनरान को जेल हुई। उधर निवेशकों ने उसके माता पिता के घर तोड़ फोड़ की और पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पाई। एक दिन गुविला के गेट पर अनरान के माता पिता मिले। उनकी हालत भिखारियों जैसी थी। वे चापलूसी से बोले, किफेंग बेटा, हम तुम्हारे अंकल आंटी हैं। उनकी आवाज न होती तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाता। गार्ड्स ने उन्हें रोका। वे रोते हुए बोले कि तुम्हारे दोस्त हमारे घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमें बचाओ। मैं उनका नाटक देखता रहा। जब वे थके तो मैंने पूछा, मेरा इससे क्या लेना देना। अनरान की मां ने बेशर्मी से कहा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने टोका, क्या आप भूल गए मैंने आपके लिए क्या किया। और आपने शादी वाले दिन मेरा मजाक उड़ाया। आपने मेरा साथ देने के बजाय मुझे जलील किया था। मुझे इन दोनों से नफरत थी। मैंने उन्हें अपने माता पिता जैसा माना और बहुत सेवा की, पर बदले में उन्होंने मुझे नीचा दिखाया और मेरा प्यार कुचल दिया। वे भी अनरान की तरह पत्थर दिल थे। मैंने गार्ड से उन्हें हटाने को कहा और उनकी चीखें अनसुनी कर कार में बैठकर चला गया। मैं काम में व्यस्त था।
अनरान अस्पताल से बाहर आकर मेरी कार के सामने घुटनों पर गिर पड़ी। वो अब वहां और नहीं रुक सकती थी। उसने माफी मांगी और होशियाओं पर दोष मढ़ा। मैंने उसे नफरत से देखा और कहा, क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। मैंने कहा, तुम सच में गिरी हुई हो, जो सच्चे प्यार की कद्र नहीं करती। तुम अकेले रहने के ही लायक हो। अनरान समझ गई कि इस बार मुझे रोकना नामुमकिन है। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और सहानुभूति मांगी। मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता अपनी गलती की सजा पा रहे हैं। शादी वाले दिन उन्होंने जो कहा, उसके बाद मैं उनकी परवाह क्यों करूं? अनरान ने दयनीय स्वर में कहा, मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूं। हमारे 6 साल के रिश्ते की खातिर मुझे एक आखिरी मौका दे दो। वो पूरी तरह झुक आई। मैंने मजे लेने के लिए पूछा कि तुम किस हद तक जा सकती हो। वो उम्मीद में कुत्ते की तरह भौंकने लगी। उसे देखकर मुझे अपना पुराना बेवकूफ रूप याद आया। उसने मेरे 6 साल के प्यार को ठुकरा दिया था। अगर मेरे पीछे परिवार न होता तो वो मुझे मार भी देती। मैंने कहा, तुम मेरी दासी बनने के लायक भी नहीं हो। अनरान भड़क गई और नफरत से बोली, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मर जाओ। उसने खंजर से मुझ पर हमला किया। मैं हटने ही वाला था कि किंगयुन चीखते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। किंगयुन ने अनरान को लात मारी, पर उसके पैर पर कट लग गया। खून देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत उसके घाव को देखने लगा। वो गर्माहट फैलते ही गु किंगयुन को बेचैनी हुई। उसने पैर खींचते हुए कहा, क्यों फेंग, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। और मैंने गंभीरता से कहा, किंगयुन, आगे से ऐसा खतरा मत उठाना। फिर मैंने गार्ड्स को क्यू अनरान को पकड़ने का इशारा किया। मैंने किंगयुन को गोद में उठाया और हवेली की ओर चल दिया। मैंने कहा, मैं डॉक्टर बुलाता हूं ताकि इन्फेक्शन न हो। वो मेरी बाहों में सिमटी शर्मा रही थी। उसने गौर किया कि मैंने उसे दीदी नहीं बल्कि सीधे नाम से पुकारा था। पीछे क्यू अनरान उन्हें जाते देख रही थी। उसका अपना आदमी अब किसी और के साथ था। अब उसे मेरा पुराना दर्द और मेरी बेरुखी समझ आ रही थी। अंदर डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि घाव मामूली है, जल्द ठीक होगा और निशान भी नहीं रहेगा। मैंने चैन की सांस ली। डरी हुई किंगयुन अनरान को पुलिस को सौंपना चाहती थी, पर मैंने रोका। मैंने कहा, उसे पागल खाने भेजो, कभी कभी जीना मौत से बदतर होता है। किंगयुन ने मेरी बात मानकर उसे मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। अनरान चिल्लाती रही कि वो पागल नहीं है, पर अंत में वो अपाहिज और विक्षिप्त हो गई। वही मैंने अपने सपनों के लिए पेंटिंग और डिजाइनिंग सीखने का फैसला किया। मैं मेहनत से आगे बढ़ने लगा और इस संघर्ष ने मुझे बहुत खुशी दी। हैरानी की बात थी कि किंगयुन कंपनी के शेयर मुझे देकर मेरी सेक्रेटरी बनना चाहती थी। उसने कहा, क्यूफेंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। असिस्टेंट के जाते ही हम अकेले थे। किंगयुन ने मेरी ओर बहुत प्यार और गंभीरता से देखा। किंगयुन ने सालों परिवार और दादाजी को संभाला था। अब समझा कि वो शुरू से सब मुझे लौटाना चाहती थी। हालांकि उसने कभी कहा नहीं, पर उसके हर काम में प्यार था। पर पुराने जख्मों के कारण मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका था। मुझे किंगयुन पसंद थी, पर दोबारा रिश्ता शुरू करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं विदेश जाकर पढ़ना और घूमना चाहता हूँ। मेरा पक्का इरादा देख किंगयुन ने फिर दबाव नहीं डाला, पर प्लेन में चढ़ते ही मैंने किंगयुन को बगल वाली सीट पर पाया। हाथ में अखबार लिए उसने मुझे देख मुस्कुराकर कहा, दादाजी ने यह सीट बुक की है ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं समझ गया कि दादाजी हमें साथ लाना चाहते थे, इसीलिए वे मुझे उसका नाम लेने को कहते थे। मैं मुस्कुराया। अब प्लेन उड़ने वाला था, उतरना मुमकिन नहीं था। उसे देख मेरी हंसी छूट गई। शायद इस सफर में कुछ नया मिल जाए।